हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। आज हम लेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसका वन बाय वन स्टेप हम करते हुए चलते हैं। हाँ जी, तो एलिमेंट्री कैनाल जो अपनी स्टार्ट हुई बक्कल कैविटी से, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखें कि आपकी ओरल कैविटी, या मैं कहूं इसको बक्कल कैविटी, सेम चीज है, ठीक है ना। यहां पर बक्कल कैविटी, क्या कोई सब्सटेंस ऐसा है जो आपकी बक्कल कैविटी में एब्जॉर्ब हो? यस। कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं? कुछ सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है ना, ये भी हमारी बक्कल कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। एक और चीज ध्यान रखना, कुछ मेडिसिन होती है, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन देखी होगी। मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन या तो किस में बनाई जाती है? अल्कोहल के अंदर बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरेट, ये भी क्या होती है, यहां पर एब्जॉर्ब होती है। तो ध्यान रखना, सम ड्रग लाइक नाइट्रोग्लिसरेट, ठीक है ना, वो यहां पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ध्यान दीजिए, बक्कल कैविटी के अंदर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा, होम्योपैथिक मेडिसिन, उनका काम टंग से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अपनी ओरल कैविटी हुई, रही बात ईसोफेगस की। जब ईसोफेगस आता है तो ईसोफेगस के अंदर ना तो कोई डाइजेशन होता है और ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होता है, ध्यान रखें। इसके बाद में क्या आएगा, आपका ईसोफेगस। तो ईसोफेगस वो पार्ट है जहां पर नो डाइजेशन, हाँ, लेकिन अगर सलाइवरी एमाइलेस माउथ वाला उसके अंदर है तो वो करता रहेगा, ठीक है। लेकिन ईसोफेगस में डाइजेशन स्टॉप प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगा, बट यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होगा एंड नो एब्जॉर्प्शन। तो ये कॉमन है चीज, ध्यान रखना। ईसोफेगस के बाद में आ जाता है आपका प्यारा सा स्टोमक। तो स्टोमक की जब हम बात करते हैं तो स्टोमक के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन। इसमें कुछ ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर ग्लूकोज भी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो अल्कोहल जो है वो अपनी जो ड्रग है एस्पिरिन, आप देखते भी होंगे, ऐड भी देखते होंगे टीवी के अंदर कि डिस्प्रिन ने पानी में घुलते ही पेट में जाते ही असर करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ अल्कोहल वाटर जैसा क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब। क्योंकि ये ड्रग है तो अल्टीमेटली ये किससे बनी हुई होगी, कोई ऐसी सब्सटेंस से बनी हुई होगी जैसे एस्पिरिन वगैरह। तो उसके अंदर ग्लूकोज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखा गया है, ठीक है ना। तो इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, आपके स्टोमक के अंदर। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, मेजर एब्जॉर्प्शन यही होता है, ठीक है ना। मेजर एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डियोड की, डियोडेनम की। तो क्या डियोडेनम वाला पोर्शन एब्जॉर्प्शन का काम करता है? तो ध्यान रखें, डियोडेनम के अंदर कुछ सॉल्ट्स होंगे जो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ध्यान रखना, कुछ सॉल्ट्स क्या होंगे इसके अंदर, एब्जॉर्ब होंगे। और इसके बाद में आता है आपका जेजुनम, जहां पर क्या होगा, मेजर एब्जॉर्प्शन। फिर आता है आपका इलियम। तो तीनों को हम अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं, दैट इज डियोडेनम, जेजुनम एंड लास्ट पोर्शन दैट इज नोन एज द इलियम। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि डियोडेनम के अंदर किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे डियोडेनम वाले पोर्शन में होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, और जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन
याद रखना ये नीट में आया हुआ है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसी के अंदर होगा, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जब इसकी विलाई देखी थी, ये विलाई है इसकी, ठीक है ना, इस विलाई में यहाँ पर ये थोड़े से क्या हो गए थे, पॉइंटेड हो गए थे। तो ये पॉइंटेड की वजह से सरफेस एरिया थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल इसी के अंदर है। तो इसके अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, मोस्टली वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। रही बात इलियम की, तो इलियम के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, आपका जो बाइल सॉल्ट है, ठीक है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है ना, ग्लाइकोकोलेट, तो ये एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि बार बार आपकी बॉडी इतना सारा सब्सटेंस कहां से लेके आएगी। एंड दूसरा है इसके अंदर, दैट इज विटामिन B12 का भी यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। याद रखें कि विटामिन B12 आपके स्टोमक में भी एब्जॉर्ब हुआ था, ये स्टोमक के अंदर भी विटामिन B12 जो कि कैसल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, नहीं, ये है कैसल कौन सा वाला, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और आपके स्टोमक में प्रेजेंट होता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहां पर एक्सट्रिंसिक फैक्टर ने इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करा था, एब्जॉर्ब करा था। जब हम बात करते हैं इनके एब्जॉर्प्शन की, तो मेजर आप क्या देखोगे, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, चाहे वो कार्ब हो, चाहे वो क्या कहेंगे हम, लिपिड्स हो, ठीक है ना, या फिर प्रोटीन हो, इन सब का एब्जॉर्प्शन यही होता है। कैसे होता है वो हम लेंगे, लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से एब्जॉर्प्शन होते हैं, दो टाइप के, हम इसको यहां पर ले लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कितनी टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो ध्यान रखें, जिसके अंदर भी एटीपी यूज हुआ दैट इज नोन एज द एक्टिव प्रोसेस, और जिसके अंदर एटीपी यूज नहीं होता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू वर्क होता है, उसको क्या कहेंगे हम, पैसिव। तो यहां पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं और पैसिव एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं, तो ध्यान रखें कि यहां पर एक्टिव में रिक्वायर एटीपी, नो एटीपी रिक्वायरमेंट इन पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो जब एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पर जब भी फ्लो होगा वो क्या होगा, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि फ्लो ज्यादा से कम की ओर हो रहा है, इट मीन्स फ्लो जो होगा वो क्या होगा, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके अंदर जो फ्लो होगा दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, कम से ज्यादा की ओर, या ये ज्यादा से कम की ओर, कौन सा वाला, पैसिव, और कम से ज्यादा एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपको पंप की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इट मीन्स कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी अगर आप देखते हो तो वो भी आपको फर्दर कितने टाइप के मिलते हैं, 2 टाइप के। मैंने क्या कहा, अगर आप पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर आपने कोई एटीपी खर्च नहीं करी है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। कितने टाइप के मिले आपको, नंबर 1 सिंपल डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल बाहर है, बाहर से अंदर आ रहा है, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन, ठीक है ना, इसी को आप क्या कहोगे, डिफ्यूजन। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ग्लूकोज बाहर है, ग्लूकोज अंदर चलेगा, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज क्या था, डेफिशिएंट था, यहां पर ज्यादा था, तो ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट हो गया, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। लेकिन क्या कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस फॉस्फोलिपिड से इस तरह से ट्रांसफर हो सकता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो जब वो ट्रांसपोर्ट कर रही है सब्सटेंस को, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, तो उसको एक हेल्प चाहिए होती है। किसकी हेल्प, एक ट्रांसफर प्रोटीन चाहिए। उस प्रोटीन के सहारे, जिसको हम कहते हैं फैसिलिएटेड, फैसिलिएटेड मतलब ऐसा डिफ्यूजन जिसको एक फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये प्रोटीन है, ये क्या है बेटा, प्रोटीन। अब ग्लूकोज को अंदर जाना है, तो ग्लूकोज तो
वाटर सॉल्युबल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, बाहर से तो हाइड्रोफिलिक, बीच में से अंदर से हाइड्रोफोबिक होगी। इसको भी मैं एक्सप्लेन और करूंगी, आपको ध्यान रखें। तो यहां पर अगर ये जाएगा तो ये इस प्रोटीन के थ्रू जा रहा है। अगर ग्लूकोज यहां से यहां आया तो प्रोटीन के थ्रू आया, किसी हेल्प से आया, उसी को आपने क्या कहा है, दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ध्यान रखें, जिसके अंदर वाया हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसी को आप क्या कहते हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, डिफ्यूजन दो तरह के, एक सिंपल वाला हो गया और एक फैसिलिटेटेड वाला हो गया। फैसिलिटेटेड में आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ी बेटा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, और यही चीज हम अब किस में देखेंगे, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में। क्लियर बेटा, इसका आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यस बेटा। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। तो ग्लूकोज भाई साहब आपकी बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी ही क्या है, हमारे सेल को किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट पसंद है, दैट इज ग्लूकोज। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी क्या है, ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन सोडियम। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड ऑन सोडियम, ठीक है ना। इसी की वजह से हमारा खाना हमेशा सॉल्टी होता है, और हमारा जो ORS का घोल जो हम पीते हैं वो भी क्या होता है, सॉल्टी। तो ध्यान रखना, बिना सोडियम के ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है ना। दैट इज वाई आवर फूड इज सॉल्टी। तो किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। देखो, खाना किसके अंदर है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट थी, इस तरह से विलाई प्रेजेंट थी। विलाई के ऊपर क्या थी, माइक्रोविलाई। ये क्या हो गई, विलाई, और ये क्या हो गई, माइक्रोविलाई। खाना जो है, यहाँ पर सपोज करो ये ग्लूकोज है, ये एमिनो एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, ये खाना इसने एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब करने के बाद में खाना किसके अंदर आ गया, विलाई में। विलाई से ये ट्रांसपोर्ट होगा, किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, ब्लड वेसल्स में। किसके अंदर आ गया ये खाना, ब्लड वेसल। अब आपकी जो ब्लड वेसल है, आपने अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, कुछ चीज ज्यादा हो सकती है, कुछ चीज कम हो सकती है, लेकिन आपकी बॉडी को एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको विटामिन भी चाहिए, उसको सारी चीजें चाहिए। ये सारा का सारा प्रोसेस, बैलेंस डाइट आपने खाई नहीं है, आपने कचौरी खाई है, गन्ने का जूस पिया है, तो कुछ इस तरह का अगर आपने इंग्रेडिएंट लिया है तो आपका खाना एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो इस तरह से तो बॉडी काम करना बंद कर देगी, बॉडी तो स्ट्रेस में आ जाएगी। तो आपको हमेशा बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, और अगर हमेशा आप बैलेंस डाइट नहीं खाते तो आप स्ट्रेस में रहोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि खाना ब्लड वेसल से कहाँ गया, लीवर में। लीवर ने डिसाइड करा कि क्या देना है और क्या रखना है। सपोज करो आपने ग्लूकोज ज्यादा खाएगा तो वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, कुछ फॉर्म ग्लूकोज की आपकी किस में चले जाएगी, ब्लड में। तो ब्लड वेसल से लीवर के अंदर जाना, ये वाला, ये एक सिस्टम करता है काम, जिसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अभी खाना किसके अंदर आ गया है, लीवर। अब इस लीवर के अंदर से जो भी रिक्वायर फूड है वो फूड क्या हो जाएगा, रहेगा, और वो रिक्वायर फूड जितना आपको चाहिए फॉर बॉडी, ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है ना, वो निकल जाएगा। बाकी जो चीज कम है उसको आपका लीवर और ऐड करके देगा, ये लीजिए आपने ये चीज नहीं खाई थी, आपको ये सारे सब्सटेंस खाने थे, वो साथ में ऐड करके दे रहा है। और जो एक्स्ट्रा था, जो आपने ज्यादा खा लिया था फैट जैसा कुछ, वो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो देखिए, लीवर एक सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन, ये सारा काम करेगा। तो खाना कहाँ से गया है,
इस एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल से कहाँ गया है, लीवर। लेकिन ये एब्जॉर्ब कैसे हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इसको ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को, तो आप क्या देखते हो कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरह से, ये कौन है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली डिफ्यूज होकर बीच में से जा रहे हैं, ये क्या हो गए, डिफ्यूज, ठीक है ना। कुछ इस प्रोटीन के अंदर से जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ प्रोटीन के अंदर से जा रहे हैं और इसी प्रोटीन से बाहर भी आ रहे हैं, और कोई दो सब्सटेंस जा रहे हैं। तो ये जो तरीका है एक का जाना एक का आना, इसको तो आप कहते हो एंटीपोड, क्योंकि एक जा रहा है और एक आ रहा है। इसमें क्या हो रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो इसको आप कहते हो सिम्पोड। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोडियम के ऊपर। अब देखिए किस तरह से प्रोसेस चलता है ये, ठीक है। ये आपको मैंने सिंपल एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया है, ये सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज द ग्लिसरॉल, और ये उसके साथ में क्या है, फैटी एसिड। ध्यान रखना, अभी हम स्ट्रक्चर करेंगे इसका आने वाली क्लासेस में। ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड की चेन है, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल वाला जो पोर्शन है वो दिख रहा है यहाँ। अब हुआ क्या, अब आप देखिए ये हमारा माइक्रोविलाई वाला पोर्शन, ग्लूकोज क्या हो रहा था इसी के अंदर से एंटर करे, ये वाली पोर्शन को हमने थोड़ा सा डिटेल जूम करके देख लिया, आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जूम करके देख रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस विलाई के अंदर कुछ सोडियम चैनल्स होते हैं। सोडियम चैनल आपको मालूम होगा, सोडियम चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें इस तरह के चैनल्स प्रेजेंट होंगे, जिससे सोडियम यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मूव आउट हो रहा होगा। क्या खा के मूव आउट होगा, एक एटीपी यूज करेगा और आपको एक एडीपी दे देगा। टीपी यूज करा और डीपी, यानी कि फॉस्फेट यहाँ पर ये यूज कर रहा है। तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये सोडियम लगातार इस विलाई वाले पोर्शन में से, सेल में से, ये म्यूकस सेल है, इस सेल में से क्या हो रहा है, बाहर। जब सोडियम बाहर की साइड मूव करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सोडियम डेफिशिएंट एरिया बन गया। दिस इज सोडियम डेफिशिएंट। इस सोडियम डेफिशिएंट एरिया में क्या होगा, कम है, आपके सेल को क्या चाहिए, सोडियम। तो जब सोडियम यहाँ पर आ रहा था अंदर की साइड में, ये ट्रांसपोर्टर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम आया, सोडियम के साथ साथ में ग्लूकोज भी को ट्रांसपोर्ट होकर आ गया। कौन आ गया, ग्लूकोज। ध्यान दे, सोडियम अकेला नहीं आया, सोडियम किसके साथ में आया, ग्लूकोज के साथ में आया। जब सोडियम आया तो पीछे पीछे उसके क्या हो गया, ग्लूकोज। और सोडियम क्यों आया, क्योंकि यहाँ से पंप होकर सोडियम बाहर जा रहा था, ठीक है ना। तो जब सोडियम बाहर जा रहा था तो उस सोडियम के ग्रेडियंट को फुलफिल करने के लिए सोडियम एब्जॉर्ब हुआ। पहले इस एलिमेंट्री, सपोज करो ये एलिमेंट्री का खाना है, इसमें से सोडियम आ गया, उसके पीछे पीछे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब यहाँ से तो सोडियम बाहर जा रहा है, ग्लूकोज तो बढ़ गया, ग्लूकोज तो बढ़ गया, और अब ये ग्लूकोज तो बढ़ गया है, वो यहाँ पर इसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक और ट्रांसपोर्टर्स होंगे जिसको हम कहते हैं ग्लूट, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो यहां से ग्लूकोज क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, और ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है बेटा, सोडियम ग्लूकोज वगैरह सब किसके अंदर आ रहा है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की एंट्री क्या होगी, ऐसे। तो सोडियम की वजह से ग्लूकोज हुआ, तो सोडियम की वजह से ग्लूकोज अंदर जा रहा है, और सोडियम खा रहा है क्या, एक्टिव एनर्जी के फॉर्म में एटीपी। तो एटीपी का यूज कर रहा है सोडियम, ग्लूकोज उसके साथ में को ट्रांसपोर्ट हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी तो ग्लूकोज को नहीं चाहिए एनर्जी, लेकिन सेकेंडरी फॉर्म में देखा जाए तो सोडियम लेके जा रहा है, तो सेकेंडरी फॉर्म में इसको एनर्जी चाहिए,
डायरेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट इसको सोडियम की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प। और सोडियम को क्या करने पड़ रहे हैं, पैसे खर्च, यानी कि एटीपी खर्च करनी पड़ रही है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये प्राइमरी नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान रखें, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन फर्स्ट किस फॉर्म में हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। और ये एक मेथड हुआ, ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है, हमने ये देखा। लेकिन ग्लूकोज क्या कर सकता है, कई बार बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, आपका स्टमक का पोर्शन भी है, आपका माउथ का पोर्शन भी है, ठीक है ना। यहां से ग्लूकोज जो है पैसिवली भी क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, विद एनर्जी और विदाउट एनर्जी, दोनों फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज। विद एनर्जी वाले प्रोसेस को आपने कह दिया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और विदाउट एनर्जी वाले को जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसको हम कौन सा मोड कहेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि यहां पर ग्लूकोज ज्यादा था और यहां पर ग्लूकोज क्या है, कम। तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू यहां पर क्या कर गया, मूव। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, दैट इज वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो वाया डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्लूकोज की एंट्री हो जाती है किसमें, ब्लड के अंदर, और ब्लड के बाद में वो जाएगा किसके पास में, खाना आपका लीवर में, और लीवर डिसाइड करेगा कि किसको देना है और किसको नहीं देना है, और क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या डिलीट करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हमने कैसे देखा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट हमने देखा कि ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि ग्लूकोज जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक तो सेकेंडरी, दूसरा दैट इज सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। एक और प्रोसेस है जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है, दैट इज नोन एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा वाला कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हम कर चुके हैं, ये वाला। अब एक और प्रोसेस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की भी एक फॉर्म है, जिसको दो फॉर्म में करा था अपन ने लास्ट वाली उसमें स्लाइड के अंदर, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन सी टू फॉर्म है बेटा, एक है सिम्पोर्ट और दूसरी है एंटीपोर्ट। तो ध्यान रखें, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, सिम्पोर्ट यानी कि दोनों का मूवमेंट एक साथ हो रहा है, जैसा कि हमें एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिला। किसमें मिला हमें देखने को, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हुआ था कि ये कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर से कौन गया, आपका ग्लूकोज भी गया, ठीक है ना, और इसी प्रोटीन से कौन गया, आपका सोडियम भी गया। तो दोनों का डायरेक्शन जो एक साथ हो रहा है उसी को आप क्या कह रहे हैं, सिम्पोर्ट। लेकिन ये किसमें होगा, एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन ग्लूकोज आपको याद होगा दो जगह एब्जॉर्ब होता है, एक आपकी किडनी के अंदर भी एब्जॉर्ब होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो जो किडनी वाला पोर्शन है, किडनी, ठीक है ना, स्पेशली कौन सा वाला रीजन, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होगा दैट इज एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट कैसे होगा, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए स्पेशल हेल्प करने वाला प्रोटीन। तो यहां से ग्लूकोज अंदर जाएगा और ग्लूकोज के बदले में कोई बाहर आएगा, ठीक है ना। कुछ भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, जब ये अंदर जा रहा है तो कोई दूसरा XYZ क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। इसी को हमने क्या कहा है, एंटीपोर्ट। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन
कौन सा वाला? इन एलिमेंट्री कैनाल सिम्पोर्ट, व्हाइल एंटीपोर्ट इन केस ऑफ किडनी। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इस तरह से होता है और इस तरह से आपका ग्लूकोज इन तीनों प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया है? एब्सॉर्ब हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर एब्सॉर्प्शन, फैट एब्सॉर्प्शन। ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है, आपको मालूम है, ठीक है। सबसे ज्यादा ओबेसिटी के पेशेंट्स भी इसी की वजह से होते हैं। तो फैट में ऐसा क्या है? सबसे खास बात भाई, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब फैट आपका एलिमेंट्री कैनाल में था, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हुआ, ये जो प्रोसेस लगा है, ये कैसा है? सिंपल डिफ्यूजन। जब ये किस में आया? यहां से ब्लड के अंदर आया, तभी भी जो प्रोसेस लगा वो भी क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि बिना एनर्जी के हेल्प के फैट आपकी बॉडी क्या कर रही है? एब्सॉर्ब कर रही है। तो फ्री में जिसका एब्सॉर्प्शन होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो ही जाता है, और यही कारण है कि सब फैलते हुए ज्यादा नजर आते हैं, सिकुड़ते हुए कम नजर आते हैं। फैलना आसान होता है, सिकुड़ना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस। ओके, अब फैट का एब्सॉर्प्शन हुआ कैसे? आप याद कीजिए, लीवर में शुरू हुआ था प्रोसेस, बाइल सॉल्ट। कौन कौन से थे बेटा? सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। बाइल सॉल्ट के ऊपर कौन लगा? आपका लिपिड। लिपिड इसके ऊपर लगते ही छोटे छोटे फॉर्म के अंदर, सपोज करो ये बाइल सॉल्ट था, ठीक है, और यहां पर हमने ये स्ट्रक्चर ही बनाया था, ये ट्राइग्लिसराइड है। इस तरह से इसके ऊपर एक्ट होगा और ये चेंज हो जाएगा आपका किसके अंदर? इसी प्रोसेस को एक बड़ा सा आपने जो ट्राइग्लिसराइड लिया था, जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह से ट्राइग्लिसराइड का एक क्या था? लोब्यूल था। अब वो छोटे छोटे उसके अंदर क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है बिकॉज ऑफ बाइल सॉल्ट, और ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ये काम क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होने के बाद में यही फैट कहां पहुंचा था? आपका इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में। इंटेस्टाइन वाले पोर्शन के अंदर कौन सा एंजाइम लगा? दैट इज नोन एज, कौन सा एंजाइम लगा था? लाइपेज। लाइपेज एक्ट हुआ और इस ट्राइग्लिसराइड वाली फॉर्म को किस में चेंज कर दिया? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। अब ये जो इमल्सिफाइड फॉर्म है, जिसको आप क्या कह रहे हो? ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जो बना है, ये कहां पर आ जाएगा बेटा? ये पोर्शन आ जाएगा आपका किसके अंदर? लाइपेज के लिए एक्ट करने के लिए इसको कहां आना पड़ेगा? आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये सारी एक्टिविटी जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही है। तो यहां पर ये जो बाइल सॉल्ट बने हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? माइसिली। क्या कहेंगे बेटा इसको? माइसिली, ठीक है ना। ये छोटे स्ट्रक्चर बने। अब ये जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, अब ग्लिसरॉल तो क्या होगा? सिंपल प्रोसेस के थ्रू जाएगा और किसके अंदर आ जाएगा? आपके ब्लड में। ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ग्लिसरॉल डायरेक्टली आ गया। कौन सा प्रोसेस चला? डिफ्यूजन, ठीक है ना, सिंपल है। लेकिन ये फैटी एसिड ब्लड के अंदर कैसे आएगा? आ नहीं सकता, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है बेटा? ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो फैटी एसिड यहां पर क्या करता है? अपने ऊपर एक कवरिंग लगा देता है। किसकी कवरिंग लगा लेता है? प्रोटीन की, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो इसको रिमूव कर देगी। तो ये अपने ऊपर क्या करेगा? फैटी एसिड जो है एक कवरिंग लगाएगा। ये कवरिंग किसकी है बेटा? दैट इज प्रोटीन। तो ध्यान रखें, प्रोटीन और फैटी एसिड मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? काइलोमाइक्रॉन। क्या कहेंगे इसको? काइलोमाइक्रॉन। जब इस काइलोमाइक्रॉन को कहा कि आप ब्लड वेसल में जाइए, अब तो भाई आप चेंज हो गए हो, आपके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग लगाइए। तो ये प्रोटीन की कोटिंग लगाता कौन है? प्लीज ध्यान रखना,
काइलोमाइक्रोन जो है उसके ऊपर प्रोटीन अटैच्ड वाया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये काम करती है, ठीक है ना। तो इंटेस्टिनल सेल के अंदर ये सारा का सारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अब उसके अंदर काइलोमाइक्रोन बन गया, लेकिन काइलोमाइक्रोन बहुत बड़ी साइज का है, बड़ा हो गया, प्रोटीन लग गया, तो इसकी साइज क्या हो गई, बिग। और बिग साइज का मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जा सकता। अब इसको किसके अंदर जाना पड़ेगा, काइलोमाइक्रोन को, दैट इज ए लैक्टियल रूट। लैक्टियल रूट मतलब लिम्फ के अंदर, ये कहां आ जाएगा, आपके लिम्फ वाले पोर्शन के अंदर आ जाएगा। इसलिए लिम्फ का कलर क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। तो काइलोमाइक्रोन ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाएंगे, लैक्टियल के अंदर जाएंगे, लेकिन प्रोसेस कौन सा लगेगा, डिफ्यूजन। प्रोसेस कौन सा लगेगा बेटा, दैट इज डिफ्यूजन। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले इमल्सिफिकेशन हुआ, माइसिली बने, माइसिली बनने के बाद में जब उसके ऊपर लाइपेज लगा तब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बने। ग्लिसरॉल जाके पहुंच गया सीधे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ये प्रोसेस पहुंचा है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना। काइलोमाइक्रोन क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग लग गई थी, इसलिए वो किससे थ्रू पहुंचेगा, दैट इज लैक्टियल। तो यहां पर ये दोनों जा सकते थे ब्लड के अंदर, लेकिन काइलोमाइक्रोन की साइज थोड़ी सी क्या हो गई, बड़ी, और बड़ी साइज के लिए ब्लड अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो खुद एक कैपिलरीज जो होती है सिंगल जो है एंडोथेलियम की बनी हुई होती है, तो वो स्मॉल साइज ही ले सकती है, लार्ज साइज नहीं ले सकती। तो इसलिए उसको किसमें जाना पड़ता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, लैक्टियल रूट में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस बेटा, तो फैट एब्जॉर्प्शन में आपने क्या देखा, फैट एब्जॉर्प्शन में आपने देखा कि फैट किससे एब्जॉर्ब हो रहा है, सिंपल मेथड दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन, ठीक है ना। सिर्फ एक ही मैकेनिज्म काम करेगा। आप ये भी ध्यान रखें, सपोज करो दिस वन इज द विलाई एंड दिस वन इज द ब्लड वेसल, और ये है आपकी इंटेस्टिनल विलाई। तो यहां पर आपको मालूम है किसका फॉर्मेशन हो गया था, माइसिली। माइसिली किसे कहते हैं, बाइल सॉल्ट प्लस फैट क्या बन गया, दैट इज माइसिली। और ये माइसिली कहां आ गए थे, आपके इंटेस्टिनल विलाई में। इंटेस्टिनल विलाई के अंदर कौन था, लाइपेज, और लाइपेज ने इसको किस में तोड़ दिया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल तो ब्लड वेसल में डायरेक्ट चले गया डिफ्यूजन प्रोसेस से, लेकिन इस फैटी एसिड को इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। ब्लड में तो जाएगा ही नहीं, मना कर दिया इसने इसको, ठीक है ना। फैटी एसिड के ऊपर एक प्रोटीन की एडिशन हुई, लेयर की, किसके थ्रू, प्रोटीन प्लस हुआ, या प्रोटीन लेयर क्या हुई, प्लस हुई। और जब ये प्रोटीन लेयर इसके ऊपर ऐड हुई, जो किसने बनाई थी, फॉर्म्ड वाया किसके थ्रू, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या कहलाई, काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन की साइज क्या है, लार्ज, और लार्ज साइज को ब्लड वेसल नहीं लेंगी, इसलिए ये किसमें गई थी, लैक्टियल रूट में, ठीक है ना। और इसी लैक्टियल की वजह से लिम्फ का कलर क्या होता है, व्हाइट इन कलर, ठीक है ना। तो हमारा लिम्फ व्हाइट कलर में होता है, किसकी वजह से, इस फैट एब्जॉर्प्शन। तो एक ही प्रोसेस काम कर रहा है, दैट इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन जो है वो कैसे एब्सॉर्ब होता है, प्रोटीन का मैकेनिज्म भी सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, किसके जैसे रहेगा, लाइक ग्लूकोज। ये क्या कर रहा है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना। प्रोटीन क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस क्या करेगा, शो करेगा। अब प्रोटीन भी बेटा दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है लीवो रोटेटरी और दूसरा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ध्यान रखें, लीवो रोटेटरी और दूसरा वाला है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये जो है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना, मिरर इमेज, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जो भी लीवो रोटेटरी एमिनो एसिड है और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एमिनो एसिड है, ये थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा किसका, लीवो रोटेटरी का, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का कौन सा प्रोसेस करेगा, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये थे आपके तीन। अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, तीन तरह के एब्जॉर्प्शन हुए, कौन कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाला पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलो या सिंपल डिफ्यूजन बोलो, और तीसरा वाला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एटीपी की नीड नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस किस का हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज का हो रहा है, सोडियम का हो रहा है, एल एमिनो एसिड का हो रहा है। ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में फिट कर लेना। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ग्लूकोज भाई साहब यहां पर भी आएंगे, कैल्शियम यहां पर भी आएगा, ठीक है ना, फैटी एसिड्स यहां पर भी आएंगे। ये सब क्या हो रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज। याद रखना, स्पर्म की शुगर क्या है, फ्रक्टोज। तो कई बार हमारी बॉडी फ्रक्टोज को लेती है, जो ठीक है ना, हमारी बॉडी का जो सेल है जैसे स्पर्म है, उसकी शुगर क्या है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये टेबल आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होगी तो आप सारे क्वेश्चंस जो हैं इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो एब्जॉर्प्शन पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एब्जॉर्प्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। यस बेटा, इसमें थोड़ा सा आप देख लेना, यहां पर हमने ग्लूकोज नहीं लिखा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन काम करेगा, ग्लूकोज भी तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, तो ग्लूकोज एक्टिव में भी आ जाएगा, पैसिव में भी आ जाएगा और फैसिलिटेटेड में भी आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो तीनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। कैल्शियम की जगह आप क्लोराइड आयंस लिखिए, ये करेक्ट है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके बेटा।